नमस्कार दोस्तों, दिशा एराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट के सत्ता की साझेदारी। हमने सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेल्जियम के अंतर्गत और श्रीलंका के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद हमने बात की थी अपने भारत देश की। आज हम जो शुरुआत करेंगे, हमारा चैप्टर रहेगा संघवाद। देखिए, संघवाद क्या है। चैप्टर नंबर 2 है अपना संघवाद। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, संघ और वाद। संघ की यदि हम बात करें, देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपके संघवाद। ये इसके दो टुकड़े यदि हम करें तो एक तो हो जाता है संघ और एक हो जाता है वाद। संघ की बात करें तो संघ यानी होता है, यदि हम कह सकते हैं संगठन, या वाद की हम बात करें तो ये होता है वाद यानी विचार। देखिए, संगठन के विचार से मिलकर, यानी किसी संगठन कह सकते हैं केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को ही संघवाद बताया गया है। संघवाद की हमने देखा कि इसके यदि हमने तोड़ा है तो संघ और वाद, इसके दो शब्द निकले हैं। संघ का यानी हम कहते हैं संगठन, और वाद यानी विचार। संगठन के विचारों पर आधारित यदि कोई शासन प्रणाली होती है तो उसे संघवाद कहा जाता है। हम इसके अंतर्गत आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि संघवाद का अर्थ क्या है। यदि हम सीधे सीधे शब्दों में यदि देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघवाद किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। क्या है? संगठित रहने का विचार है। मैंने अभी बताया था संघ यानी संगठन, और वाद का अर्थ मैंने कहा था विचार, यानी किसी संगठनों के विचार यदि एक जगह होते हैं तो वह संघवाद की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा के रूप में यदि देखें तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली, एक प्रकार से क्या है, संस्थागत प्रणाली है। किसी संस्था से संबंधित हम कह सकते हैं। आगे बात करें तो जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। संघवाद की इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है, या दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत यदि हम पहले बात करें संघीय, यदि आपके सामने कभी भी संघ से संबंधित कोई आता है तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना, केंद्र की बात की जा रही है। तो एक तो होता है केंद्र सरकार और दूसरी होती है प्रांतीय सरकार। कौन सी सरकार? प्रांतीय। प्रांतीय की हम बात करें तो ये राज्य सरकार की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत दो सरकारों को दर्जा दिया गया है। एक नंबर पे केंद्र सरकार, और यदि दो नंबर की यदि हम बात करें तो वो है अपनी राज्य सरकार। हम इसके अंतर्गत बात करें, ये व्यवस्था है क्या, संघीय व्यवस्था क्या है। हमने अभी देखा ये कैसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो शासन व्यवस्थाओं को एक जगह शामिल किया गया है, वही संघवाद कहलाता है। जिसके अंतर्गत पहला स्थान केंद्र का है और दूसरे स्थान की बात करें प्रांतीय स्तर पर वो राज्य सरकार का रहता है। हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक सरकारों के मध्य होता है। जो संघीय शासन व्यवस्था में जो सत्ता का वितरण होता है वह दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। दो स्तर पे हो सकता है, हमारे भारत देश में दो स्तर पर है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास में। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च दर्जा या जो सर्वोच्च सत्ता होती है, जो सत्ता होती है वो किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। और जो बाकी बची जो शक्तियां होती है वो उनको छोटी इकाइयों में विभाजित कर दी जाती है। यदि हम केंद्र के बाद की बात करें तो वो राज्य सरकार की बात आती है। इसके अंतर्गत आगे हम बढ़ते हैं तो आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। एक सरकार क्या होती है? पूरे देश के लिए होती है। आज यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में किस पार्टी को बहुमत मिला है? बीजेपी पार्टी को। तो भारत के अंतर्गत जो शासन करने वाली जो पार्टी है वो एक सरकार ही है। तो आगे हम देखें तो जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, ध्यान रखना, जो आज केंद्र के अंतर्गत जो सरकार है, देश के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका काम होता है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कार्य करना। किस महत्व पर? राष्ट्रीय महत्व, यानी देश के विषयों पर कार्य करने का जिम्मा होता है केंद्र सरकार के पास में। फिर राज्य प्रांतीय स्तर की सरकारें होती है। राज्य प्रांतीय स्तर की हम कह सकते हैं राज्य सरकार की बात हो रही है, जो शासन के दैनंदिन कामकाज
कि शासन का जो दैनिक कामकाज होता है, जो निरंतर प्रक्रिया होती है, उसको सुचारू करने का जो कार्य होता है या उस पर कार्य करने का जो काम होता है वो किसका होता है? राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारों का। हम देखते हैं सत्ता की दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। सत्ता की ये जो दो सरकारें होती है, संघवाद के अंतर्गत जो स्तर को दो भागों में बांटा जाता है, केंद्र और राज्य के अंतर्गत, ये दोनों सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है, स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। यदि हम इसमें बात करते हैं तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं कि एक संघीय सरकार किस प्रकार कार्य करती है, या एक संघवाद की क्या विशेषता होती है। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके अंतर्गत कि संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार एवं अन्य सरकारों के अंतर्गत बटी होती है। एक तो होती है केंद्र सरकार जिसको सर्वोच्च सत्ता दी जाती है, और दूसरी होती है इसके अंतर्गत अन्य सरकार, यानी हम राज्य की सरकार की बात कर सकते हैं, हम इसके अंतर्गत प्रांत की सरकार की बात कर सकते हैं, या छोटी छोटी इकाइयों के अंतर्गत जो शासन की व्यवस्था का विभाजन किया गया है हम उनकी बात कर सकते हैं। आगे हम देखें तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है। किस महत्व पर? राष्ट्रीय, यानी देश से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर कानून जो बनाती है वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का काम हो गया राष्ट्रीय महत्व पर काम करना, और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित कार्य करती है। किससे संबंधित करती है? राज्य से संबंधित कार्य करती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर हमेशा स्वतंत्र होकर कार्य करती है। वापस रिपीट हो गई ये बात, देखिए आगे। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की क्या होती हैं? सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था का मैंने अभी आपको पहले उसका अर्थ बताया था, संगठन प्लस विचार, यानी संगठन का जो विचार होता है, एक प्रकार से संगठन हम कब कहेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत बताया गया है कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। अगला है कि अलग अलग स्तरीय सरकार द्वारा ही एक नागरिक समूह पर शासन होता है। अलग अलग स्तर की सरकारें किस प्रकार? यदि हम बात करें तो क्या अकेली केंद्र सरकार के पूरे देश पे नियंत्रण रख पाएगी? ये कतई संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एक शासन व्यवस्था द्वारा पूरे देश पे कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था के अनुसार सत्ता का जो बंटवारा है अलग अलग स्तर पर किया गया है। इस प्रकार इसके अंतर्गत बताया गया है कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है वह एक ही नागरिक समूह पर उनका शासन होता है। राज्य सरकार का राज्य की सरकार पे शासन होता है। इसी प्रकार हम बात करें प्रांत के स्तर पर, प्रांतीय सरकार जो होती है वो प्रांत के नागरिकों पर क्या करती है? शासन करती है। यदि हम आगे बढ़े इसमें तो सरकारों के अधिकार क्षेत्र, जो सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो किसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया गया है कि जो केंद्र सरकार होती है या जो राज्य सरकारें होती है इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई है या इनका कौन सा अधिकार क्षेत्र है, इसको किसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो वो है संविधान। जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों को दोनों को अपनी अपनी शक्तियां दी गई है। आगे हम इसके अंतर्गत बढ़े तो संघवाद कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है। ध्यान रखना, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं? संविधान की यदि हम बात करें इसके मौलिक प्रावधान के, तो देश के ऐसे निर्णय जो पूरे देश के अंतर्गत सभी राज्यों के अंतर्गत एक साथ लागू किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं देश के मूल अधिकार से रिलेटेड हो सकता है, देश के मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड हो सकता है, या देश की संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित या न्यायपालिका से संबंधित, ये सारे संघवाद के हिस्से हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई भी मौलिक प्रावधानों में यदि बदलाव करना है, यानी कुछ भी संशोधन करना है, बदलाव के अंतर्गत हम बात करें तो संशोधन की बात की जाती है कि संशोधन क्या है? देखिए, बदलाव यानी संशोधन करने का जो अधिकार होता है वह दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होता है। किस किस की सहमति से होता है?
दोनों स्तर की सरकारें, केंद्रीय स्तर की सरकार और जो प्रांतीय स्तर यानी राज्य स्तर की जो सरकार होती है, इन दोनों के पास सहमति होगी तभी ही मौलिक प्रावधानों के अंतर्गत बदलाव किया जा सकता है। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं न्यायालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है या हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान और सरकारों के अधिकारों के, सरकार को या भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो व्याख्या करने का अधिकार है कि इन दोनों पे व्याख्या कौन कर सकता है, तो वो भारत का जो न्यायालय है उसको यह अधिकार दिया गया है। यदि हम आगे देखें तो वित्तीय स्वायत्तता यानी जो अपने वित्त की, जो अपन देश के पैसे की यदि हम बात करें, अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करते हैं, तो ये वित्तीय जो स्वायत्तता है यानी जो शक्ति दी गई है राजस्व के अलग अलग स्रोत पर निर्धारित करती है। राजस्व किसे कहते हैं कि देश का वह भाग जिससे देश को आय प्राप्त होती है, एक प्रकार से जिससे देश की जीडीपी पे क्या असर पड़ता है या देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, उसे हम कह सकते हैं राजस्व के अलग अलग स्रोत। ध्यान रखना, देश की जो वित्तीय स्वायत्तता होती है, देश की जो अर्थव्यवस्था की जो पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, राजस्व के अलग अलग स्रोत पर। आगे हम बात करें मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। मूल उद्देश्य क्या होता है, विविधताओं का सम्मान करते हुए। आज हमने देखा था पिछले चैप्टर के अंतर्गत कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक संस्कृति, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, अनेक जाति के समूह के लोग रहते हैं। इसके देखते हुए इसके अंतर्गत बताया गया है कि विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है। अब आगे ध्यान रखना, एक चीज आपको हमेशा पता होती है, हमारे मारवाड़ी में कहावत भी है कि भाई गांव बसा नीर भिखारी पहले आ गया। तो ध्यान रखना कि कोई भी चीज यदि शुरू होने जाती है तो सबसे पहले उसकी आलोचना भी की जाती है। इसी प्रकार संघवाद का जब शुरुआत, संघवाद को बनाया गया था या भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब संघवाद की शुरुआत हुई थी तो उसके अंतर्गत उसकी बुराइयां क्या बताई गई है वो देखते हैं। इसकी आलोचना के बारे में कि केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। कि संघवाद के अंतर्गत पहली बुराई यानी पहले आलोचना क्या की गई थी कि संघवाद के अंतर्गत केंद्र सरकार को सर्वोच्च दर्जा क्यों दिया है। यदि केंद्र सरकार को आपने सर्वोच्च दर्जा दे दिया तो वो अपनी मनमानी भी कर सकती है। तो आलोचकों का ये कहना है एक प्रकार से बुराई इसलिए की जाती है, उसकी गलतियां निकाली जाती है हर जगह। आपको भी पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे सकारात्मक भी हो सकता है वो नकारात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार सकारात्मक पहलू हमने पढ़ लिए थे, तो नकारात्मकता के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली होना बताया है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होना, यह कह रहा है कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो राज्य और केंद्र को साथ सम्मिलित नहीं होना चाहिए, वो तो केवल किसको होना चाहिए, केंद्र को ही प्राप्त होना चाहिए। अब एक जगह तो वो कह रहा है कि शक्तिशाली आप केंद्र सरकार को बना दो और दूसरी जगह कह रहा है कि केंद्र को ही प्राप्त होना चाहिए। जबकि हमने पढ़ा था संघवाद के अंतर्गत या संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि भारतीय संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव करना यानी परिवर्तन करने की शक्ति दोनों स्तर की सरकारों के पास होती है। यदि इन दोनों की सहमति होगी तब ही डिसीजन लिया जा सकता है। आगे बात करें संसद को अधिक अधिकार होना, संसद को अधिक अधिकार होना, ये इसके अगली बुराई, ये 3 नंबर की यदि बात करें संसद को अधिक अधिकार होना कि आपने संसद को इतनी शक्ति क्यों दी है। कानून बनाने का कार्य जो संसद का होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है देश का, वो किसके पास है, संसद के पास है। तो इन्होंने इसकी भी बुराई की। आगे हम बात करें धन संबंधी अधिकारों का, केंद्र के पास अधिकार होना कि भाई धन संबंधी जो भी अधिकार है वो राज्यों को क्यों नहीं दिए गए, केंद्र को क्यों दिए गए हैं, इस पे भी इसकी आलोचना हुई है। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप, कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के मामलों में अनावश्यक बिना आवश्यकता के हस्तक्षेप करना, यह भी इसने आलोचना बताई है। तो आलोचना तो होती रहेगी, लेकिन जो संघवाद है ये देश की मजबूत कड़ी है। सॉरी, देखिए आगे संघवाद के प्रकार, संघवाद के प्रकार क्या है, हमने इसकी विशेषता देख ली थी कि किस प्रकार संघवाद को भारत देश के अंतर्गत बताया गया है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, दो सरकारें किस प्रकार कार्य करती है, अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है, केंद्र सरकार को सर्वोच्च सत्ता दिया गया है इसके अंतर्गत। इस प्रकार इसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी बुराइयां पढ़ ली थी।
इसके बाद हम देखेंगे संघवाद के प्रकार। देखिए संघवाद के प्रकार क्या है, तो देखते हैं हम इसके अंतर्गत। पहला है साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। एक तो साथ आकर होता है कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम मिलकर एक क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। दूसरा इसमें बताया है साथ लेकर संघ बनाना, कि हम चल रहे हैं और हमारे साथ लेकर लोगों को हमारे साथ लेते हैं और मिलकर हम एक क्या बनाते हैं, अपना संगठन बनाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो पहला जो है साथ आकर संघ बनाना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन, एक बड़ी इकाई का क्या करना है, गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अंदर बताया है कि सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण बताया है। सॉरी, देखिए आगे, साथ लेकर संघ बनाना ये क्या है। साथ लेकर एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। आज यदि हम बात करें आजादी के समय की, यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत देश के अंतर्गत राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, ध्यान रखना, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किस प्रकार था। देखिए एक मिनट, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार, आपको पता है राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था उसका आधार रखा गया था हमारे भाषाई आधार, कि देश के सभी राज्यों का जो गठन किया जाएगा फिर से वह भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत बताया है कि किसी देश के अंतर्गत साथ लेकर संघ बनाने की प्रक्रिया होती है कि यदि किसी देश के अंतर्गत विविधताओं का पाया जाता है, यदि विविधता अधिक होती है, यानी हम कह सकते हैं किसी राज्य या किसी देश के अंतर्गत यदि अनेक जातियां निवास करती है या अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, वहां पर अनेक संस्कृति वाले लोग निवास करते हैं, तो उनको साथ में लेकर उनसे एक संघ बनाना, तो उसको बताया है कि साथ लेकर सॉरी संघ बनाया किस प्रकार जाता है। इसलिए हमने देखा था कि राज्यों का जो गठन है वो किस प्रकार हुआ था, कि विविधताओं को ध्यान में रखते हुए। इसलिए राज्य पुनर्गठन का जो सबसे बड़ा आधार था वो था भाषाई आधार, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब यदि हम बात करें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान, जापान और भारत के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो इनके अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता किसको दी गई है, केंद्र को दी गई है। किसको दी गई है, केंद्र सरकार को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, तो एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। एकात्मक सरकार एक शासन वाली, संघात्मक सरकार जो संगठित ढांचे के द्वारा जो शुरू की जाती है वो सरकार, तो इनके बीच में अंतर क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था हमारा टॉपिक रहेगा, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। इसके अंतर्गत क्या होती है, केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, केंद्र को ही सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो केवल कौन सी सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार ही कर सकती है। शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती है, शक्तियां क्या होती है, एक जगह पर ही केंद्रित होती है, और वो किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें एक ही नागरिकता होती है। इसके अंतर्गत क्या होती है, एक ही नागरिकता होती है। किसी भी देश के अंतर्गत यदि एकात्मक शासन है तो वहां पर सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास होगी, और उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति भी किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी। वहां पर विभिन्न शक्तियां एक ही जगह केंद्रित होगी, और इसके अंतर्गत नागरिकता भी क्या होती है, केवल एक ही होती है। आज हम भारत देश की बात करें तो भारतीय देश के अंतर्गत क्या राज्यों की अलग अलग नागरिकता है क्या, नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि भारत एक प्रकार से संघ है। यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी हमारे एकात्मक शासन प्रक्रिया है
कि भारत देश के अंतर्गत एक ही नागरिकता को अपनाया गया जिसका नाम है भारतीय नागरिकता। यदि हम बात करें संविधान के जो शुरुआती अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत हमारे को नागरिकता से संबंधित बताया गया है कि भारत की नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। आगे देखें हम यदि, तो हमारे को मिलता है इसके अंतर्गत कि केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार राज्यों से क्या ले सकती है, शक्तियां वापस ले सकती है। किसके अंतर्गत, एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अब अगला है अपना संघीय शासन व्यवस्था। इससे पहले एक बार वापस फिर से अपन इसका रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक शक्ति कौन किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया केंद्र के पास होती है, केंद्र कर सकते हैं। शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती है, इसमें एक ही नागरिकता होती है। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले भी सकती है। अब यदि हम आगे की ओर इसके अंतर्गत बढ़े तो हमारे सामने देखने को मिलेगी संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत क्या होती है, कमजोर होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, केंद्र सरकार इसके अंतर्गत कमजोर होती है। केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, जो संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह केंद्र सरकार अकेले कभी भी नहीं कर सकती है। शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। ये हमने देखा ही था कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था का ढांचा है, तो इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा अलग अलग स्तर पे किया गया है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। संघ सूची के अंतर्गत विषय सम्मिलित किए गए और राज्य सूची के अंतर्गत अलग विषय सम्मिलित किए गए, और जो संवर्ती सूची है उसके अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना कार्य करती है। हम देखते हैं कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है, दोहरी नागरिकता। कई संघीय व्यवस्था वाले देश, कई संघीय व्यवस्था वाले देशों की हम बात करें तो जिन देशों में संघीय व्यवस्था है और वहां फिर भी दोहरी नागरिकता है, तो वो बात इसके अंतर्गत बताई गई है कि संघीय व्यवस्था वाले ऐसे कई देश है जिसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की अलग से नागरिकता होती है और देश की अलग से नागरिकता होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करती है। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ ली थी कि एक संघवाद क्या होती है, एक संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है। एक प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो उससे आपको पता ही जाता। ध्यान रखना, केंद्र सरकार इसके अंतर्गत सर्वोच्च बताया गया, लेकिन इसको कमजोर भी बताया गया। अपेक्षाकृत हमेशा क्या होती है, कमजोर होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत होती है, और इसके अंतर्गत शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित की जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको सूचियों में किस प्रकार विभाजित किया गया है। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता भी होती है। ऐसे कई देश है जिसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता है लेकिन फिर भी वहां संघीय व्यवस्था है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में होकर स्वतंत्र कार्य करती है। आगे यदि हम बात करें तो अगला टॉपिक अपना रहेगा भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता क्या है। देखिए, हम इसमें देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बेल्जियम से मिलती जुलती हमारी एक विशेषता कौन सी है। ध्यान रखना, बेल्जियम से हमारी मिलती जुलती विशेषता क्या है। भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार का गठन किया गया है। कौन सी सरकार का, संघ सरकार, या हम कह सकते हैं संघीय सरकार का गठन किया गया है। किसके अंतर्गत, संपूर्ण देश के अंतर्गत, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे वो भारत देश हो, दोनों देशों के अंतर्गत शासन व्यवस्था का जो ढांचा अपनाया गया वो कौन सा है, संघीय सरकार का। बेल्जियम से मिलती जुलती अलग एक और विशेषता कौन सी है, अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दो क्षेत्रीय सरकारों के अंतर्गत बांटी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। यदि हमने देखा था कि बेल्जियम के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 1 की बात बता रहा हूं आपको, कि बेल्जियम के अंतर्गत हमने देखा कि जो देश की शक्तियां होती है वो किसी इलाके की दो क्षेत्रीय सरकारों के अंतर्गत विभाजित थी, जबकि भारत के अंतर्गत थोड़ी सी अलग व्यवस्था है कि जो राज्य सरकार होती, केंद्र सरकार होती है अपने, वह अनेक मामलों पर
राज्य सरकार पर हमेशा क्या करती है, नियंत्रण करती है। वो किस प्रकार करती है कि राज्य यदि कोई ऐसा मामला हो जाता है जो राज्य के अंतर्गत शामिल हम कर सकते हैं लेकिन राज्य की समझ में नहीं है, या उसकी अपेक्षा अधिक हैवी यदि कोई मामला होता है, तो उस पर यदि कोई नियंत्रण करेगी या उस पर कोई चर्चा करेगी, तो वो है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हमेशा क्या करती है, नियंत्रण रखती है। इसके अंतर्गत आगे हम यदि बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था, ध्यान रखना, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और वो किस प्रकार अपनाया गया वो देखिए आप, एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जब भारत देश को आजादी मिली थी उस समय भारत के सामने कठिन चुनौतियां थी। एक रक्त रंजित मामले के बाद में भारत को आजादी मिली थी, और भारत जब आजाद हुआ था उस समय केवल एक देश का नहीं बल्कि दो देशों का विभाजन हुआ। एक तो भारत बना और दूसरा बना पाकिस्तान। इन दोनों को भी धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। मुस्लिम धर्म के आधार पर हम बात करें तो इनको पाकिस्तान में शामिल किया गया था, और जो हिंदू धर्म है उसको भारत बनाया गया था। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ था। हम ध्यान रखना इस बात का जरूर आप कि आजादी के कुछ समय बाद ही भारत में स्वतंत्र रजवाड़ों का क्या किया गया था, विलय किया गया था। अब ये रजवाड़े क्या होते हैं, देखिए एक शब्द आया है रजवाड़ा सॉरी, रजवाड़ा क्या होता है? रजवाड़ा वह क्षेत्र था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में जिस क्षेत्र पर सीधा राजा का अधिकार होता था वह क्षेत्र तो रजवाड़ा कहलाता है, और जिन क्षेत्रों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार होता था वो प्रांत कहलाए हमारे। हम बात करते हैं रजवाड़ों की, तो कई ऐसे स्वतंत्र रजवाड़े थे जिनका भारत में क्या हो गया, विलय हुआ था। यदि हम बात करें भारत के उस समय, आजाद भारत के अंतर्गत उस समय कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिनमें हम बात करें प्रमुख रजवाड़ों की, एक था उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर। कुछ ऐसी रियासतें थी ये जो भारत के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहती थी। इसका भी एक कारण था कि इन रियासतों के अंतर्गत बहुसंख्यक संख्या किस जाति की थी, वो था मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग की संख्या अधिक होने के कारण ये रियासतें भारत में शामिल ना होकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन भारत के जो हम कहते हैं लौह पुरुष, या जिनको भारत का बिस्मार्क बताया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इन रियासतों पर दबाव डालकर भारत में इनका भी विलय कर लिया। तो इस प्रकार बताया जाता आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का क्या हो गया था, भारत में विलय हो गया था, यानी इनको मिला लिया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, इसके अंतर्गत संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ था, रजवाड़ों को इसके अंतर्गत विलय किया गया था, उस समय हमारे सामने संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि फिर भी भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संविधान ने कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था बताइए? एक तो है संघीय सरकार शासन व्यवस्था और दूसरी है राज्य सरकारी। संघीय सरकार की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां पर भी यदि संघीय सरकार की बात होती है तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। और दूसरी हम बात करें तो दूसरी सरकार कौन सी है? राज्य सरकार। कौन सी सरकार है? राज्य की सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। केंद्र सरकार का काम क्या था? पूरे भारतीय संघ का क्या करना था? प्रतिनिधित्व करना था। उसको कमान संभालनी थी, किसको? केंद्र सरकार को। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। इसलिए हम कह सकते हैं भारत की जो शासन व्यवस्था वो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। किस प्रकार? देखिए, यदि हम नंबर 1 की बात करें तो हमारे हैं संघीय शासन व्यवस्था, और यदि हम दूसरे स्तर की बात करें तो हमारे हैं राज्य स्तर की शासन व्यवस्था। यदि हम तीसरे स्तर की बात करें तो हम कह सकते हैं स्थानीय शासन व्यवस्था। किस प्रकार? देखिए, शासन व्यवस्था,
ये स्थानीय शासन व्यवस्था क्या है? जब भारतीय संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था, उसके यदि हम उस समय बात करें तो उस समय शासन के जो स्तर थे वो दो ही बनाए गए थे, क्योंकि स्थानीय शासन व्यवस्था तो हमारे 73वें 74वें संविधान संशोधन से आई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। पंचायती से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड। जबकि जो 74वां है वो हमारे शहरी निकाय से संबंधित है। देखिए कि इसके अंतर्गत बताया है केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन बाद में पंचायत और नगर पालिका, ये जो शब्द आए ध्यान रखना है इनका, पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी बनाया गया, जिसका नाम है स्थानीय शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत एक तो बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरे जो शहरों के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं शहरी निकाय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी नागौर जिले के अंतर्गत, और शहरी निकाय व्यवस्था है ये शहरों के अंतर्गत लागू की गई है। इनके अलग अलग विषय होते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से। इस प्रकार जो शासन का स्तर है वो बढ़ा दिया गया, और स्तर कुल बढ़ के कितने हो गए? 3 हो गए। पहला स्तर संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। संघीय की बात करें तो ये केंद्र से संबंधित होगा। किससे होगा? केंद्र से संबंधित होगा। और जो राज्य स्तर है वो राज्यों से, और स्थानीय स्तर है जो पंचायती राज व्यवस्था या हम कह सकते हैं शहरी निकाय यानी नगर पालिका, नगर निगम, इनसे संबंधित हो सकता है। आगे की ओर यदि हम बढ़े तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का किस प्रकार बंटवारा किया गया है। तो ध्यान रखना किस प्रकार बंटवारा किया गया है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केंद्र और राज्य, देखिए भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा हुआ है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार है। मैंने आपको इन सूचियों के बारे में पहले अवगत करा दिया है कि पहली सूची है केंद्र, जो संघ सूची है जिसको हम केंद्र से संबंधित जोड़ते हैं कि संघ सूची का विषय केंद्र है। राज्य सूची की बात करें तो ये राज्य सरकार आ जाती है, और जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र हम कह सकते हैं प्लस राज्य, इन दोनों मिलकर इसके विषयों पर कार्य करते हैं। हम यदि इनकी बात करें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत 97 और राज्य सरकार राज्य सूची के संघ सूची के अंतर्गत 97, राज्य सूची के अंतर्गत 66 और संवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इनका वर्तमान आंकड़ा बदल चुका है, ये पुराना है, नया इसका अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि संघ सूची के अंतर्गत वर्तमान में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं और राज्य सूची के अंतर्गत कितने हैं और संवर्ती सूची के अंतर्गत कितने हैं। 97 जो विषय हैं वो होते हैं संघ सूची के, जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र का। किसका होता है? केंद्र का होता है। देखिए, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार का, और संवर्ती सूची के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र और राज्य दोनों का ही। अब हम बात करें संघ सूची क्या है और इसके अधिकार क्या है। संघ सूची क्या है? संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, देश की रक्षा से संबंधित बात की जाती है, विदेशी मामले यानी विदेश नीति से संबंधित, देश की अर्थव्यवस्था, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी मामले होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का काम होता है संघ सूची का। कौन सी सूची का होता है? संघ सूची का। इसके अंतर्गत रक्षा से संबंधित, विदेशी मामले संबंधित या बैंकिंग यानी बैंक से संबंधित, संचार से संबंधित और मुद्रा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व को रखा गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों में
एक तरह की नीतियों की जरूरत है। पूरे देश में इन मामलों की एक तरह की नीतियों की ही जरूरत है, नहीं तो हमारे देश को, या यदि हम बात करें तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन नीतियों पर यानी इन विषयों पर एक प्रकार की नीति होना आवश्यक है। यदि हम इसके आगे बढ़े तो इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ये जो जितने भी विषय हैं, कौन कौन से, जो प्रतिरक्षा देश की रक्षा से संबंधित, देश के विदेश संबंध से संबंधित, या हम कह सकते हैं संचार से संबंधित हो सकता है, यह मुद्रा प्रणाली को लेकर जो विशेषताएं, जो विषय हैं, वो संघ सूची के अंतर्गत क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनको एक ही नीतियों की जरूरत होती है। हम आगे बढ़े तो संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केवल केंद्र सरकार। ये मैंने आपको बता दिया है कि संघ सूची के सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। पहले इसमें, अभी मैंने बताया था आपको कि पहले इसमें कितने विषय थे? 97, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और इस पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है इन 100 विषयों पे, वो किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो एक बार आप वापस से देख लीजिए, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, सरकार और संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत इन मामलों पर एक ही नीति से कार्य किया जाना चाहिए। हम इसके अंतर्गत बात करें, इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है, इसके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो सीधा किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। पहले इसके अंतर्गत 97 विषय थे, अब इसके अंतर्गत 100 विषय आ गए जिन पर अधिकार बनाने का काम होता है केंद्र सरकार का। अगली सूची की यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने आती है राज्य सूची। राज्य सूची की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य की सरकार के पास में। और इसके अंतर्गत मैंने विषय भी बताया था आपको 66, ठीक है ना। ध्यान रखना, राज्य सूची में पुलिस किन किन को रखा गया है, किन विषयों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया वो देखिए। इसके अंतर्गत पुलिस आ गई, राज्य का जो व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य वर्ग से जो संबंधित है, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य सूची के अंतर्गत किसी राज्य के पुलिस या किसी राज्य की व्यापार से संबंधित या वहां के वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्तर के जितने भी कार्य है, उन विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम बात करते हैं तो राज्य सूची के वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। और इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि इसमें पहले कितने विषय थे? 66, जबकि परंतु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। यानी इसके अंतर्गत संशोधन करके इन विषयों की संख्या कम कर दी गई है। पहले इनकी संख्या थी 66 और वर्तमान में इनकी संख्या हो गई 61। आगे हम यदि तीसरी सूची की बात करें तो देखिए समवर्ती सूची समवर्ती सूची क्या है वो देखते हैं अपन। मैंने बताया था समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास में होता है। वो किस प्रकार के? समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित, वन विभाग से संबंधित, मजदूर के संघ से संबंधित, विवाह संबंधित, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे के विषय में है, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों के साथ जी क्या है? दिलचस्पी है। यदि मैंने बताया था समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों अपने क्या करते हैं? मिलकर अपना अधिकार करते हैं या दोनों मिलकर अपना शासन करते हैं। किस प्रकार? इसके अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है, वन को शामिल किया गया है, मजदूर संघ को शामिल किया गया है, विवाह से संबंधित बातें, गोद लेना और उत्तराधिकार से संबंधित विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्य करने की जो शक्ति होगी केंद्र और राज्य दोनों की ही होती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आ गया, देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो सहमति हमेशा केंद्र की ही होगी, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। इसलिए यदि इन दोनों के मध्य कोई मतभेद होता है या इन दोनों राज्य केंद्र के मध्य यदि कोई टकराव होता है तो कानून बनाने का जो मान्य होगा वो किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। आगे हम बात करें तो
पहले इसमें 47 विषय थे, कितने थे? 47, और अब इसमें बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 विषय। कितने हो गए? 52। हमने देखा था कि राज्य सूची में पहले 66 थे, वो 61 हो गया, नहीं उसमें 5 कम कर दिए गए थे, उन 5 को इधर बढ़ा दिया गया है, और इनके अंतर्गत कुल कितने हो गए? 47 से 550। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखना, पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। तो हमने संघीय शासन व्यवस्था के बंटवारे को देखा, 3 भागों में इसको बांटा गया सूचियों के अंतर्गत। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची की यदि हम बात करें तो वह केंद्र से संबंधित है, राज्य सूची की बात करें राज्य से संबंधित है सॉरी, राज्य सरकार, यानी हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत किन किन विषयों को शामिल किया गया था? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, इनसे संबंधित विषयों को इसके अंतर्गत रखा गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत किसको रखा गया है? शिक्षा, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। वन के अंतर्गत मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। हम आगे की ओर यदि हम बढ़ते हैं, अवशिष्ट शक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखिए आप, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? यदि हम बात करें अवशिष्ट शक्तियों की, कि ये वे विषय हैं जो ऊपर के तीनों सूचियों में नहीं है, तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास। जबकि भारत देश का जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय अवशिष्ट शक्तियों का जो दी गई थी वो राज्य सरकारों को दी गई थी, प्रांतीय सरकारों को अवशिष्ट शक्तियां उस समय दी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस सरकार के पास में है? केंद्र सरकार के पास में है। हम बात करें संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, देखिए संघीय व्यवस्था की बात करें, यह कैसे चलती है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत अपना पहला टॉपिक रहेगा भाषाई राज्य। कौन सा राज्य है? भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यदि हम 12th क्लास की जो पॉलिटिशियन करना सॉरी राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमारे सामने चुनौती थी देश को एकता के रूप में स्थापित करना। किस रूप में? एकता के रूप में देश को स्थापित करना। दूसरी चुनौती हमारे सामने थी लोकतंत्र की। तीसरी चुनौती हमने उसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो वो थी एक नियोजित विकास की। तो यहां पर यदि एकता की बात की जाती है तो हमारे सामने सबसे पहले देश को जो गठन किया गया था तो उसकी पहली चुनौती थी एकता, और उस चुनौती का सामना किसके आधार पे किया गया था? भाषा के आधार पे। जो मैंने पहले बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन का जो महत्वपूर्ण आधार रखा गया था वो कौन सा था? भाषा। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब भारत देश के अंतर्गत राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी किया गया था। हम बात करें जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। ध्यान रखना, हुआ क्या था कि सबसे पहले यदि भाषा के आधार पर हम बात करें तो भारत देश में सबसे पहले शामिल किया गया था 1952 ईस्वी के अंतर्गत। 1952 ईस्वी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत देश में किस राज्य को शामिल किया गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। और इसको कब शामिल किया गया था? 1952 ईस्वी में। इसके बाद में दूसरे राज्यों ने भी यही मांग की थी कि हमारे को भी भाषा के आधार पर एक अलग से राज्य बना दिया जाए। इसके दबाव में आकर यहाँ के नेताओं ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी 1953 में। ध्यान रखना, 1953 ईस्वी के अंतर्गत नेताओं ने राज्यों के दबाव में आकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। किस आयोग की स्थापना की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, यह इस आयोग का काम था कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया जाए।
जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठी थी तो उस समय राष्ट्र के नेताओं को डर था कि इससे देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ है। सॉरी, किस प्रकार, देखिए आगे यदि हम बात करें इसके अंतर्गत आगे, प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है। प्रशासन पहले की अपेक्षा क्या हुआ है, सुविधाजनक हुआ है। किस प्रकार, देखिए पहले प्रशासन के पास इतनी शक्तियां नहीं थी, लेकिन आज इन शक्तियों को जब लागू किया गया था तो भारत देश की जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है, वो पहले की भांति अब क्या हो गई, अधिक सुविधाजनक हुई है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, वहां के जो भूभाग है और वहां के नरजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया है। किसी देश के कल्चर से संबंधित यदि कई राज्य भारत के अंतर्गत ऐसे थे जिनको उनकी संस्कृति की वजह से उनका गठन किया गया था। अब मैं आज आपको एक अलग से बात बता रहा हूं, इससे थोड़ी हटके, वो आप थोड़ा सा देखना। एक राज्य और एक राष्ट्र क्या होता है, राज्य और राष्ट्र। मैं आपको कहूं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक क्या है, राष्ट्र है, तो मेरा कहना शायद ये गलत हो सकता है। किस प्रकार, देखिए एक राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि उसकी स्वयं की एक संस्कृति होती है, उसका खुद की एक भाषा होती है स्वयं की। तीसरी हम बात करें, उसका खुद के एक रीति रिवाज होते हैं। तो जब जाकर एक राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। हम कह सकते हैं उसकी खुद की एक संस्कृति होगी, उसकी भाषा होगी, उसके रीति रिवाज होंगे, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये क्या है, राष्ट्र है। जबकि राज्य का अर्थ क्या होता है कि उसका खुद का एक, हम कह सकते हैं जनसंख्या होगी और वहां उसका स्वयं का एक भूभाग होता है और उस जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक सरकार होनी चाहिए। और यदि हम 4 नंबर इसकी बात करें तो वह सरकार संप्रभुता से कार्य करनी चाहिए। किस रूप में, संप्रभुता के रूप में। हम कह सकते हैं राज्य क्या है कि जहां खुद की उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसका खुद का एक भूभाग यानी उसका एक कवरेज क्षेत्र होना चाहिए, उसकी खुद की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वह एक समान तरीके से कार्य करने यानी वह संप्रभुता के रूप में कार्य करने वाली होनी चाहिए। उसी को हम राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ध्यान रखना, राज्य किसे कह सकते हैं, जिसकी खुद की एक जनसंख्या हो, जिसका खुद का एक भूभाग हो। हम कह सकते हैं उसके खुद की एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और वह सरकार पूरे देश के नागरिकों के लिए समान रूप से कार्य करने वाली होनी चाहिए। तो क्या हम इसके प्रति कह सकते हैं भारत एक राष्ट्र है? कतई नहीं। ध्यान रखना, भारत राष्ट्रों का एक समूह है जिसको हम कह सकते हैं स्टेट। किस प्रकार, क्योंकि राष्ट्र का एक होता है कि उसकी एक संस्कृति होती है, एक भाषा होती है, एक रीति रिवाज, जबकि भारत देश के अंतर्गत अलग अलग संस्कृति वाले राज्य हैं। हम कह सकते हैं अलग अलग संस्कृति वाले भाषा के लोग रहते हैं और उनके रीति रिवाज भी अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य और राष्ट्र का कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना, अपन आने वाले अगले वीडियो के अंतर्गत भाषा की, भारत की भाषा नीति क्या है, किस प्रकार भाषाओं को भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। और ज्यादा से ज्यादा आप दिशा एराइज के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की भाषा नीति। ओके मैडम।